Welcome to channel, welcome to class 12, welcome at the STV Jano. So exercise 13.1 class 12 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 NCERT. तो ये है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है अलग अलग, कि जैसे आप पेरेंट्स से अलग रह रहे हो, अपने मम्मी पापा से अलग रह रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट। तो इसकी पहचान होती है कि इसमें क्या आएगा? एंड आएगा। क्या आएगा? इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो पहचान है वो आपके पास ये है कि इसमें क्या आएगा? एंड आएगा। ठीक है, जैसे मिल्क एंड ब्रेड, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, राइट? समझिए? तो इन सभी में क्या आता है? एंड आता है। तो जब जब इसमें एंड आएगा तो आपको क्या लगाना है? सब क्या समझना है? इंडिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में आपको ये भी याद रखना है कि बेसिक फार्मूला जो यूज होगा वो है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इंटरसेक्शन का जो मतलब है वो एंड से भी होता है, राइट? इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? एंड से भी होता है, बोथ से भी होता है। तो लैंग्वेज है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन चल रहेगी। तो ये मैं आपको ये बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन जो है आप बुक में से पढ़ लेना, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ करना सिखा देता हूँ बस। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह नहीं लिख रहा मैं। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। पी ए इक्वल टू दिया गया आपको, पी ए गिवन है हमारे पास 3/5, पी बी गिवन है हमारे पास 1/5, और साथ में लिख दिया है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, सो इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, लिख दिया ना? इंडिपेंडेंट से मतलब है अलग अलग, राइट? कि ए बंदा अलग डांस कर रहा है, बी बंदा अलग डांस कर रहा है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अलग बैठे हुए हो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अलग बैठा हुआ हूं, तो वो क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट। देन हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये चीज हो जाएगी पी ए मल्टीप्लाई में पी बी। वंस अगेन, इंटरसेक्शन का मतलब हमेशा इनटू में नहीं जाएगा, कॉमन भी होता है, लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन पी ए इंटू पी बी। इसका मतलब ये है कि मुझे दोनों सब्जेक्टों में 90 चाहिए अलग अलग। तो ये आपके पास हो जाएगा 3/5 इंटू 1/5, यानी कि 3/25। तो वैसे अगर मुझे एक सब्जेक्ट में 90 चाहिए होते तो 5 बार में से 3 में आ सकते थे, 3 बार आ सकते थे, इसमें 5 में से 1 बार। लेकिन अगर मुझे दोनों सब्जेक्ट में चाहिए तो 25 बार अगर मैं कोशिश करूंगा तो 3 बार क्या आएगा? 90 आएगा। तो होप करता हूं कि आपको ये इंडिपेंडेंट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का। तो क्वेश्चन आप बुक में से पढ़ लेना, बाकी में समझाता हूं। तो क्या किया गया है? 2 कार्ड निकाले गए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट एट रैंडम। प्रोबेबिलिटी के सभी क्वेश्चनों में एट रैंडम आता है, तो इससे आपको डरने वाली बात नहीं है कि इसका मीनिंग क्या है। एट रैंडम मतलब है बिना सोचे समझे एवरी, राइट? तो हर क्वेश्चन में रैंडम लिखा जाएगा, यानी कि आपको सोच के बिना सोचे समझे आंख बंद करके जो है कोई चीज निकाल लेनी है, मन में नहीं सोचना है। तो ये सभी में आएगा रैंडम, तो इससे कोई डरने वाली बात नहीं। विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये यहाँ पे आ गया आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन में क्या आएगा? एंड आएगा। अब अगर ये एंड आएगा तो ये आपका क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट, राइट? अब ये इंडिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट दो चलेंगे। तो इंडिपेंडेंट में भी जो है एंड आता है और नॉट इंडिपेंडेंट में भी एंड आता है। तो ये चीज जो आपके पास आएगी, ये वाला क्वेश्चन वो है नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि पहले की वजह से दूसरे पे क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट में भी एंड आएगा और नॉट इंडिपेंडेंट में भी क्या आएगा? एंड आएगा, जैसे म्यूचुअली और नॉट म्यूचुअली में होता है। अब यहाँ पे जो मेरा सवाल है या मेरा जो समझाने का पर्पस है वो ये है कि यहाँ पे आ गया विदाउट रिप्लेसमेंट, और आपने कितने कार्ड निकाले? 2 कार्ड निकाले हैं। तो आपने 2 कार्ड निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी आपने पहला कार्ड निकाला, अपने पास रखा, फाड़ फूट के फेंक दिया। फिर आपने दूसरा कार्ड निकाला, अपने पास रखा और फाड़ फूट के इसको फेंक दिया। तो इस तरीके से आपने 2 कार्ड जो है अलग अलग परफॉर्म किए, कि पहली बार अलग और दूसरी बार अलग। तो 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, तो इसमें एंड आएगा। अब आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए बोथ आर ब्लैक कार्ड, कि जो हमने दोनों कार्ड निकाले हैं वो क्या हो? ब्लैक कार्ड। इसका मतलब ये है कि जब हम पहला कार्ड निकाले फर्स्ट कार्ड, तो वो भी क्या है? ब्लैक आए। तो पहला कार्ड ब्लैक आया, एंड आया तो इंटू लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे। जो हम दूसरा कार्ड निकाले वो भी क्या है? ब्लैक आए। ठीक है, तो जैसे हम जो है, चलिए छोटे से, तो पहला कार्ड भी ब्लैक आए एंड दूसरा कार्ड भी ब्लैक आए। अब प्लेइंग कार्ड में टोटल होते हैं 52।
52 में ब्लैक कितने होते हैं 26। तो जब हम पहला निकालेंगे तो पहला कार्ड जो ब्लैक आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26/52 मल्टीप्लाई। अब आपको दूसरा कार्ड भी ब्लैक निकालना है क्योंकि ये था विदाउट रिप्लेसमेंट, एक कार्ड आप निकाल चुके हो तो पहले 26 थे तो 26 में से एक कम हो जाएंगे। तो अब जब मैं दूसरी बार अटेम्प्ट करूंगा तो जो दूसरा ब्लैक कार्ड आएगा वो आएगा 25 में से, लेकिन क्योंकि पहला ब्लैक कार्ड में निकाल के फेंक चुका था तो यहाँ पे 52 थे तो 52 में से एक कम हो जाएगा 51। तो दूसरा जो ब्लैक कार्ड आएगा वो 25/51 आएगा। इसको आप काट सकते हैं 1 एकम 1 1 2 आ गया, आगे कुछ नहीं कटेगा तो 25/102। तो मीनिंग सिंपल सा है कि अगर हम 102 बार ट्राई करेंगे तो उसमें से 25 बार जो है वो दोनों कार्ड क्या हो सकते हैं ब्लैक हो सकते हैं। दिस इज ए प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बोथ आर ब्लैक कार्ड्स मीन फर्स्ट कार्ड भी ब्लैक आए एंड सेकंड कार्ड भी ब्लैक आए। ये 52 है और ये 51 है क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो यहाँ पे एक कार्ड क्या हो जाएगा कम हो जाता है, एक नीचे भी और एक ऊपर भी। यही क्वेश्चन आप जो है अगर चाहते तो इसको आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं जो फिलहाल मैं नहीं करा रहा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जैसे मैंने कहा बुक से पढ़ लेना, तो ये 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो उसमें उसने कहा है कि एक बॉक्स है जिसमें 12 ऑरेंज है, उन 12 में 3 अच्छे हैं गुड है और 3 क्या है बैड है। अब राइटर ने क्या किया 3 ऑरेंजेस आर सेलेक्टेड एट रैंडम। जैसे मैंने कहा प्रोबेबिलिटी में एट रैंडम सभी में खामा खाता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको सोचना समझना नहीं है, बस चुपचाप निकाल लेना है, सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है, देख के नहीं सेलेक्ट करना है। तो 3 ऑरेंज निकाल दिया आपने एट रैंडम। अब ये आ गया विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया तो इसमें क्या आ गया एंड आ गया। आप चाहो तो इसको एनसीआर से कर सकते हो। तो जो विदाउट रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो गिने जाते हैं नॉट इंडिपेंडेंट। किसमें गिने जाएंगे नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक के बाद दूसरे पे क्या होता है फर्क पड़ जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि एक बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि इसमें क्या हुआ 12 ऑरेंज में से 3 ऑरेंज निकाले गए हैं और राइटर ये कह रहा है कि अगर तीनों अच्छे होंगे तो बॉक्स को सेल के लिए अप्रूव कर देंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। अब ये जानना चाहता है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉक्स है वो सेल के लिए क्या हो जाए अप्रूव हो जाए। तो आपको जो फाइनल प्रोबेबिलिटी चाहिए वो ये चाहिए बॉक्स विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। ओके, 3 ऑरेंज विदाउट रिप्लेसमेंट तो उसमें ऐड आएगा। एनसीआर से भी आप कर सकते हो, मैं फिलहाल बिना एनसीआर से कर रहा हूं। विदाउट रिप्लेसमेंट वाले को नॉट इंडिपेंडेंट बोलना है। अब आपको चाहिए कि जो बॉक्स है वो सेल के लिए क्या हो जाए अप्रूव हो जाए। तो बॉक्स जैसा कि उसने लैंग्वेज में कहा है कि बॉक्स सेल के लिए अप्रूव हो जाएगा इफ ऑल 3 ऑरेंजेस आर गुड। तो बॉक्स जो है सेल के लिए अप्रूव हो जाएगा अगर तीनों के तीनों ऑरेंजेस क्या आ जाए गुड आ जाए, राइट। 3 ऑरेंज, अब 3 ऑरेंज आपने निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट, तो ये हमने बॉक्स में से एक ऑरेंज निकाला, तो ये जो एक ऑरेंज निकाला ये क्या है गुड आए, राइट। एंड अब हम दूसरा ऑरेंज निकालेंगे, तो जब दूसरा ऑरेंज निकालेंगे तो वो भी गुड आए, एंड जब तीसरा ऑरेंज निकालेंगे तो वो भी क्या है गुड आए। तो तीनों ऑरेंज गुड आने चाहिए। अब एंड क्या है, क्योंकि हमने तीनों एक साथ नहीं निकाले, तीनों अलग अलग निकाले। पहले एक निकाला एक तरफ रखा, फिर दूसरा निकाला एक तरफ रखा, फिर तीसरा निकाला एक तरफ रखा। तो छठा के लेकिन ये रैंडमली है, सॉरी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड, अब गुड कितने हमारे पास 12, टोटल कितने थे हमारे पास, सॉरी 12 नहीं थे बच्चों, ये कितने थे 15। तो ये आपके पास हो जाएगा 12/15 इनटू अगला जब निकालेंगे तो 11/14, क्योंकि अब जो 12 गुड थे वो 11 बचे और जो टोटल थे वो 14 इनटू नेक्स्ट जो आएगा वो 10/13 आएगा। काटपीट देना, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आप एनसीआर से कर सकते हो, तो फिलहाल मैंने नहीं कराया, सिंपल करवाया दिया आपको, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें ये कह रहा है कि हमने एक फेयर पॉइंट को और एक अनबैड डाइस को टॉस किया, ठीक है। इसके बाद ये कहता है कि ए जो है हेड अपीयर ऑन फर्स्ट ऑन पॉइंट और बी 3 ऑन द डाई। अब ये जानना चाहता है कि क्या ए और बी यानी कॉइन पे हेड का आना और डाई पे 3 का आना इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब क्या ये अलग अलग है कि भाई हमने डाई को अलग फेंका हो और उसको जो है अलग फेंका हो। तो क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है। 2 नए वर्ड आए, एक है फेयर कॉइन। फेयर का मतलब नीट एंड क्लीन कि दोनों और कॉइन पे आपको नंबर प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं, और एक कॉइन होता है अनबायस। अनबायस डाइस, तो बायस का मतलब होता है पार्शियलिटी वाला, तो अनबायस का मतलब
हो गया नो पार्शियलिटी, किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं है, यानी कि जो है डाई पे जो नंबर है वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक है, यानी ये डाई बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट की है, हाँ करेक्ट मेजरमेंट लिख दिया मैंने, तो ये एक्यूरेट मेजरमेंट की है, यानी कि इसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो अब आपको चेक करना है कि जब एक फेयर कॉइन को और एक डाई को जो है फेंका गया है, तो बायस मतलब अनबायस मतलब नीट एंड क्लीन, तो जब एक कॉइन को और एक डाई को फेंका गया तो अब आपको बताना है कि जो इवेंट ए और बी है वो इंडिपेंडेंट है या नॉट इंडिपेंडेंट। भाई कॉइन हो गया या डाई हो गया, अब हमने दोनों को ऐसे फेंका है या ऐसे फेंका है, पहले हमने डाई फेंक दी फिर हमने कॉइन फेंक दी, राइट, तो हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस आएगा वो ये है कि हमने एक कॉइन को और एक डाई को फेंका बस, तो ये आपके पास आ जाएगा H1 H2 H3 H4 H5 H6। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये जो है एक साथ आएगा, ऐसा नहीं है, हमने जब डाई को और कॉइन को फेंका तो उसमें ये हो सकता है इनमें से कोई एक हेड आ गया कॉइन पे और डाई पे 1 आ जाए, ये अपीयर हो सकता है, हेड और 2 आ गया, हेड और 3 आ गया, हेड और 4, कोमा या को डिनोट करता है और ये एंड को डिनोट करता है। इसी तरीके से T1 T2 T3 T4 T5 T6। अब यहाँ पे विद और विदाउट रिप्लेसमेंट खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे जो इन्होंने बताया है, बुक ने लिखा है वो ये है, क्वेश्चन 2-3 बार 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 पढ़ लेना। हेड अपीयर ऑन कॉइन, तो कॉइन पे हेड आए तो H1 H2 H3 H4 H5 H6 हो गया। बी इन्होंने बोला है 3 ऑन डाई, कि जो डाई है उस पे आपको 3 अपीयर हो, तो 3 आए तो ये आपके पास H3 और T3, एक केस ये बन जाएगा और एक केस ये बन जाएगा, राइट, ये ऐसा हो गया। तो जो हमारे पास NS है वो 12 है, जो NA है वो 6 है और जो NB है वो आपके पास 2 है। अब इसमें इंटरसेक्शन भी चाहिए, A इंटरसेक्शन B, क्योंकि हमें चेक करना है कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इंडिपेंडेंट चेक करने का एक ही तरीका है कि प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट हो जानी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो बोथ की निकाली गई प्रोबेबिलिटी और अलग अलग निकाली गई प्रोबेबिलिटी दोनों की आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो A इंटरसेक्शन B यानी कि वे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, तो वो आपके पास ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया एक एलिमेंट H3, राइट। चलिए अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये रहा आपके पास, तो ए में हमारे पास 6 केस हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/12 यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं, बी के हमारे पास 2 केस हैं, तो ये हो जाएगा 2/12। 12 क्यों लिया? क्योंकि टोटल जो सैंपल स्पेस है वो 12 है, तो ये आपके पास हो गया 1/6। अब आप इन दोनों को इंटू कर दीजिए, देन पी ए मल्टीप्लाई में पी बी, तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 इंटू 1/6 यानी कि 1/12। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब आपको निकालना है कि अगर ये इंडिपेंडेंट है तो ए इंटू बी की प्रोबेबिलिटी एक साथ निकाली गई प्रोबेबिलिटी का इक्वल आनी चाहिए। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ये रहा H3, ठीक है। तो आप इसमें कोमा ब्रैकेट में आकर मैं कैसे लिखता हूं, तो ये एक ही एलिमेंट है हमारे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/12। 12 क्योंकि जो S है उसमें 12 है। इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन से निकाली गई प्रोबेबिलिटी 1/12 है और इनटू निकाली गई प्रोबेबिलिटी 1/12 है, तो दोनों आपके पास क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से, क्या कह सकते हैं हम कि प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सो A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इस तरीके से ये दोनों इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि हमने कॉइन को अलग फेंका है और डाई को अलग फेंका है, दोनों को एक साथ नहीं फेंका है। वैसे मैथ में ये जो है दोनों को एक साथ फेंका जाए या एक को अलग अलग फेंका जाए, सैंपल स्पेस क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। यहाँ पे ये भी मीनिंग हो गया कि आप डाई को अलग सम बनाएंगे और कॉइन को आप अलग भी बना सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट का। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक डाई है, डाई एक ही है, उस पे को जो है 1 2 3 को इन्होंने रेड कलर कर दिया और 4 5 6 को आपने ग्रीन कलर कर दिया। अभी तो डाई एक ही है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। अभी कहते हैं कि ए डिनोट कर रहा है नंबर इज गिवन और बी डिनोट कर रहा है नंबर इज रेड। इसके बाद कहना चाहता है क्या आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट, क्या ए और बी अलग अलग है?
तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक ही डायरेक्ट है तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। तो बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए द नंबर इज इवन, तो अब इसमें नंबर जो है इवन है, तो इवन नंबर कौन कौन से आएंगे? 2, 4, 6। बी आपके पास क्या है? द नंबर इज रेड, रेड नंबर कौन से आएंगे? 1, 2, 3। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन ढूंढते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 2 है। तो हमें चेक करना है क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, यानी कि रेड नंबर इवन नंबर आना और रेड नंबर आना क्या अलग अलग पॉसिबल है? तो वो अलग अलग पॉसिबल नहीं, जैसे कि हमें दिख रहा है। तो नाउ अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6 यानी कि 1/2। 3 क्यों? क्योंकि 3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये भी हो गई 3/6 1/2। देन अब आपको चाहिए पी ए इंटू पी बी, मल्टीप्लाई करते हमने 1/2 इंटू 1/2 1/4। नंबर 1 जैसे मैंने कहा अलग अलग निकाली गई प्रोबेबिलिटी और एक साथ निकाली गई प्रोबेबिलिटी सेम आनी चाहिए, कि दोनों में अलग अलग नंबर 90-90 और दोनों में एक साथ, तो 90-90 180 जाने चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी जाके सेम आएगी। तो पी ए इंटू पी बी हो गई। देन चलो एक बार और लिख लेते हैं। देन पी ए इंटरसेक्शन बी, या एंड लिख लो, देन क्या लिखे? एंड ए इंटरसेक्शन बी का एक ही केस है, तो ये हो जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। तो अब आपने देखा कि ये 1/4 है, ये 1/3 है। सॉरी, इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। ठीक है, तो वो 2 की वजह से लिख दिया। तो ये हो गया 1/6। तो क्या दोनों बराबर है? तो दोनों बराबर नहीं है। तो फिर वो इंग्लिश थोड़ी सी, सिंस पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, so A and B are not independent event। इंडिपेंडेंट समझिए ना, अलग अलग। तुम अलग स्टेज पे डांस करो, मैं अलग स्टेज पे डांस करूं, तो वो क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट। तुम अमेरिका में रहो, मैं इंडिया में रहो, तो ये भी क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है? सब कुछ दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखी 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखी 3/10, राइट? कि एफ में 10 में से 3 आपके फेवर में, 5 में से 3 फेवर में है। अभी जानना, और ये भी देखा है पी ई इंटरसेक्शन है 1/5। अभी जानना चाहता है क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है, यानी कि अलग अलग परफॉर्म की गई। तो आइए, तो उसके लिए हम पी ई इंटू पी एफ करते हैं। तो ये पी ई इंटू पी एफ 9/50 आ गया, और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/5 थी। तो अब हम देखते हैं कि ये आंसर तो 1/5 है और ये आंसर 9/50 है। तो इसका मतलब हो गया इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पी इंटू पी एफ के इक्वल नहीं है। सो ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट, कि ये दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म नहीं हुई है। सॉरी, ये दोनों इवेंट अलग अलग परफॉर्म नहीं हुई है, राइट? ये एक साथ हुई है, राइट? दो लोगों ने एक साथ डांस किया, दो लोगों ने पेपर को नकल मार के एक साथ दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, पी ए गिवन है, पी ए यूनियन बी गिवन है, एंड पी बी इक्वल टू पी दे रखा है, वेयर पी इज अननोन। तो फाइंड पी। तो इस पी को दो सिचुएशन में निकालना, एक जब ये म्यूचुअली है और एक जब ये क्या है? इंडिपेंडेंट। जब मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट एंड ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो हम यहाँ पे पी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं म्यूचुअली के केस में और जो है इंडिपेंडेंट के केस में। तो फर्स्ट पार्ट, व्हेन ए and B, where A and B are events, when A and B are mutually exclusive event, mutually exclusive event। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी क्वेश्चन में A इंटरसेक्शन B क्या आ जाए, फाई आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं? म्यूचुअली कहते हैं। तो म्यूचुअली वाले केस में आपको जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो है A यूनियन B। तो ये आपको गिवन है P ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5। तो जैसे मैंने कहा इसका फॉर्मूला होता है, तो ये क्योंकि म्यूचुअली है तो ये फॉर्मूला पी ए प्लस कहां तक चलेगा? पी बी तक चलेगा। जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये म्यूचुअली है, तो जब ये म्यूचुअली है तो म्यूचुअली में इंटरसेक्शन नहीं आता, क्योंकि वो 5 हो चुका होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। पी ए आपको दे रखा है 1/2, पी बी आपको दे रखा है पी, और ये आपके पास है 3/5। तो P की वैल्यू निकालोगे तो 3/5 माइनस 1/2, तो P इज इक्वल टू 6 माइनस 5 1/10। तो अगर ये म्यूचुअली है तो जो आपका स्मॉल p की वैल्यू है वो क्या आएगी? 1/10। अब हम इसको निकालते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। नंबर 2, when A and B are independent event। तो A and B अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तो इसकी खास बात ये होती है P A इंटरसेक्शन B
ये कन्वर्ट हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बी कैसे इंडिपेंडेंट में इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लाई रहता है। फॉर्मूला आपको यही लगाना है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5। आपके इसने आपको म्यूचुअली लिख के नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नोट म्यूचुअली में माना जाएगा। तो म्यूचुअली आप तभी लेंगे जब लिखा होगा मोटे मोटे अक्षरों में कि ये म्यूचुअली है, जैसा 2 मिनट पहले लिखा था। तो इसकी थ्योरम फिर से पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो जो ए यूनियन बी का पूरा फॉर्मूला होता है वो यही होता है, लेकिन जब म्यूचुअली आता है तो ये सेक्शन नहीं आता है क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये दिया गया 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पी दिया गया। अब हम यहाँ फंस जाते हैं, इंटरसेक्शन तो कहीं गिवन नहीं है, लेकिन उसके बजाय बदले बता रखा है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो पी ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लाई हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। तो ये चीज मल्टीप्लाई में आ जाएगी, पी ए मल्टीप्लाई पी बी इक्वल टू 3/5। ये जो 1/2 है इसको उधर ले जाइए, पी ए 1/2 पी बी ये आपका स्मॉल पी इक्वल टू 3/5 माइनस 1/2। तो ये सोल्व करोगे तो p/2 आएगा, ये सोल्व करोगे 1/10 आएगा। तो p इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो जब इंडिपेंडेंट है तो p की वैल्यू 1/2, जब नॉट इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 ये दिया गया लेट a एंड b बी इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन में लिख दिया कि a और b क्या है, इंडिपेंडेंट है। p a दे दिया, p b दे दिया, p b दे दिया, सॉरी। फाइंड करना है आपको फर्स्ट पार्ट a इंटरसेक्शन b। क्या फाइंड करना है, p a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, लेकिन क्योंकि यूनिट क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो जैसा कि हमने फॉर्मूला याद कर लिया, ये मल्टीप्लाई में आएगा पी ए इंटू पी बी। तो इट विल बी 0.3 मल्टीप्लाई 0.4 विच इज इक्वल टू 0.12। तो जैसे मैंने पहले कहा इंटरसेक्शन मतलब इनटू से नहीं होता है, कॉमन से होता है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सेकंड आपको निकालना है पी ए यूनियन बी। तो भगवान का खा लो, जब भी आपको पी ए यूनियन बी निकालना है तो आप पूरी थ्योरम चलेंगे जब तक कौन लिख के ना दिया गया म्यूचुअली है। तो अब यहाँ पे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए आपको दिया गया 0.3, पी बी दिया गया 0.4। पी ए इंटरसेक्शन बी वैसे आप ये निकाल चुके हो, ये लिख सकते हो, लेकिन मान लीजिए सिर्फ यही आता तो आपको ये करना होगा पी ए इंटू पी बी। ये हो जाएगा 0.7 और इसको आप करेंगे तो 0.3 मल्टीप्लाई में 0.4। तो ये हो गया 0.7 माइनस में 0.12, जो सॉल्व हो गया हो जाएगा 0.58। इसके पीछे 0 लगा सकते हो। तो ये आपका आ गया ब्यूटीफुल आंसर। आगे निकालना है थर्ड पार्ट पी ए बाय बी। तो क्योंकि ये कंडीशन उल्टी है तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी आप ये निकाल चुके हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, और पी बी से पी बी काट भी सकते हो। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है 0.12 और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4। तो मल्टीप्लाई हो गई 0.3 आ जाएगी। बाकी जैसे मैंने कहा आप चाहो तो इंटरसेक्शन मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट है तो पी ए इंटू बी भी कर सकते हो, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर सकते हो, बी से भी काट सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इट इज 0.3, तब भी आंसर आएगा। सेम टू सेम आपको फोर्थ पार्ट निकालना है पी बी बाय ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज एपन। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बी ए इंटरसेक्शन बी। बी इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों की बात सेम होती है, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये 0.12 अपॉन में 0.13, जो कट के आ जाएगा 0.14। क्वेश्चन नंबर 9 इज हियर पी ए 1/4, पी बी 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8। अब ये पूछना चाहते हैं फाइंड पी नोट ए एंड नोट बी। हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए ना ए आए ना बी आए, यानी ना तो मैथ में 90 आए ना अकाउंट में 90 आए। तो सबसे पहले आप इसमें ये कीजिए, फाइंड कर लीजिए, जब आपको ये तीनों चीजें दे रखी हो ए बी और इंटरसेक्शन, तो कहे ना कहे आप निकाल लेना, फाइंड कर लेना ए यूनियन बी। तो इसका पूरा फॉर्मूला आपके पास होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए आपके पास है 1/4, पी बी 1/2, इंटरसेक्शन 1/8। तो आप इसका ऐसे लेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 है ये, तो 2 + 4 - 1, तो ये आपके पास आ गया 7/8। अब जो आपको फाइनल रिजल्ट दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी,
नोट ए एंड नोट बी, राइट। इस चीज को हम कन्वर्ट करते हैं इंटरसेक्शन में, तो नोट ए का मतलब हो गया ए डैश, एंड की जगह इंटरसेक्शन नोट बी का मतलब हो गया बी डैश। तो नोट ए डैश, नोट बी डैश, और एंड की जगह आप इंटरसेक्शन यूज करेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया म्यूचुअली समझाते समय, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, जब दोनों पे डैश है यानी कि दोनों पे नोट है तो आपको डी मॉर्गन लॉ यूज करना होगा। जब दोनों में से किसी एक पे है तो आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब अगर आप डी मॉर्गन लॉ की तरफ चलते हैं, तो ये जैसे मैंने वीडियो में डाल दिया, डी मॉर्गन लॉ की तरफ आप चलते हैं तो यहां पे है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये डी मॉर्गन लॉ के हिसाब से ए यूनियन बी का क्या हो जाता है, होल डैश। तो इस हिसाब से आपके पास ये प्रोबेबिलिटी इक्वल हो गई ए यूनियन बी का होल डैश। इसलिए हमने ए यूनियन बी पहले डाले, नहीं भी निकालते तो भी आप ऐसे कर सकते हो। ये है ए यूनियन बी नाइल, नोट ए यूनियन बी। तो जैसे कि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी अगर हमें ए डैश की चाहिए नोट ए की, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। तो उसी हिसाब से ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट कर चुके हैं 7/8, तो 1 माइनस 7/8, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8, करेक्ट। तो ये आंसर हो गया। एक तरीका इसका और है, अगर आप पी ए इंटू पी भी करें तो ये 1/8 आ रहा है, तो ये भी 1/8 है, तो दोनों इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट है तो इसकी जगह आप नोट ए इंटू नोट बी कर सकते हो, फिर भी आपका आंसर यही आ जाएगा। ये 1/4 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/8 आंसर आपका आ जाएगा। समझिए। तो एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 10, पी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है। अब यहां ध्यान देखो, प्रोबेबिलिटी नोट ए और नोट बी दे रखा है 1/4। अभी जानना चाहता है कि क्या जो इवेंट ए और बी है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए इंडिपेंडेंट है या नहीं है, हम इंटरसेक्शन से निकाली गई प्रोबेबिलिटी और अलग अलग निकाली गई प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सर्च करना होगा, फाइंड आउट करना होगा इंडिपेंडेंट। तो अब आप यहां से लेके चलेंगे, ये और है, ऐड नहीं है, लेकिन ऐड और का मीनिंग सेम निकल जाता है। प्रोबेबिलिटी नोट ए और नोट बी, तो ये आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी नोट ए और नोट बी। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 में आया था, वहां नोट ए एंड नोट बी था 1/4। तो इसका मतलब है नोट ए और नोट बी, ना तो मुझे मैथ में 90 चाहिए या ना मुझे अकाउंट में 90 चाहिए। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी कन्वर्ट हो जाएगी ए डैश और की जगह आ जाए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू 1/4। तो जैसा मैं बार बार कहना चाहूंगा, कहता भी रहूंगा कि जब भी दोनों पे डैश दे रखा है तो आपको डी मॉर्गन लॉ की तरफ आना होगा। तो ये आपके पास डी मॉर्गन लॉ किसके लिए यूज करना है, ए डैश यूनियन बी डैश। तो होगा क्या, ये यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा और ब्रैकेट लग जाएगी। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, यानी कि नोट ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा आपको। तो ये चीज ए डैश यूनियन बी डैश बाय डी मॉर्गन लॉ। तो इस एक्सरसाइज में सेट का इस्तेमाल काफी हो रहा है। तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश 1/4। ये है नोट ए इंटरसेक्शन बी, जैसे मैंने वहां लिख दिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी नोट ए के हिसाब से निकल जाएगी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4, 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, 1/4 को इधर ले आओ, तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। ये आपके पास आ गया 3/4 पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने फार्मूले से क्या निकाल लिया, ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें चेक करना है इंडिपेंडेंट। क्या चेक करना है, इंडिपेंडेंट, कि ये दोनों इवेंट अलग अलग परफॉर्म हुई है या नहीं हुई है। यानी कि हमारे मैथ में अलग से 90 और अकाउंट में अलग से 90 आए हैं या नहीं आए हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, पी ए मल्टीप्लाई में पी बी, तो 1/2 इंटू 7/12, तो दिस इज 7/24। नंबर 2 कह दीजिए। तो इंटरसेक्शन से 3/4 आया और वो 7/24 आया, तो दोनों इक्वल नहीं आए। तो सिंस पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, सो ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो आपको याद रखना है,
दोनों पे डैश आने पे डी मॉर्गन लॉ का सहारा लेना है। ये 11th क्लास में सेट में सिखाया गया था, 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी में यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन ए एंड बी इंडिपेंडेंट। इस क्वेश्चन में ए और बी इंडिपेंडेंट दे दिया, पी ए दे दिया, पी बी दे दिया, दोनों की प्रोबेबिलिटी दे दी। फर्स्ट पार्ट में इसने कहा फाइंड पी ए एंड बी। क्योंकि इवेंट इंडिपेंडेंट है, अलग अलग परफॉर्म हुई है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे पी ए इंटू पी बी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इंडिपेंडेंट है। तो 0.3 इंटू 0.4 सॉरी 0.6, तो ये हो जाएगा 0.18। अब आप फोकस कीजिए सेकंड पार्ट पे, पी ए एंड नोट बी, राइट, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, तो पी ए एंड नोट बी, तो ये लिखा जाएगा पी ए इंटरसेक्शन नोट बी। ये ओनली ए का केस होता है कि ए तो हो लेकिन बी ना हो, ठीक है, यानी कि वे क्वेश्चन ना है जो सेट बी में, वही क्वेश्चन है जो सेट ए में। तो सेट ए तो हो लेकिन सेट बी ना हो, बी का कोई एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए, तो इसे कहते हैं ओनली ए। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो गया, ओनली ए। इसके लिए आपको यूज करना होता है, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं है तो आप वेन डायग्राम यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी है तो यहाँ पे एस बनाएंगे, ये ए बनाएंगे, ये बी बनाएंगे, और ये वाला सेक्शन जो है ये आपका क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। बट आपको चाहिए ओनली ए, यानी कि वे एलिमेंट चाहिए जो सिर्फ ए में हो, तो वो आपके ये वाले हो गए जो मैंने ये लंबी लंबी लाइन डाली है। तो ये है ओनली ए। तो ओनली ए निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पूरे ए में से माइनस करना होगा पी ए इंटरसेक्शन बी। पूरे ए में से ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये आपको हटा देना है। पी ए दिया गया 0.3, यानी कि 0.30 कर सकते हो, और ये हो गया 0.18। तो इस तरीके से हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा 12, राइट। तो ये आपके पास हो गया पी ए एंड नोट बी, ध्यान से देखना है आपको, राइट। अब इसके बाद है अगला पार्ट पी ए और बी। थर्ड पार्ट पी ए और बी, ये चीज यूनियन ही होती है, पी ए यूनियन बी। तो ये आपके पास आ जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए आपको दिया गया 0.3, पी बी दिया गया 0.6, इंटरसेक्शन आ गया आपके पास 0.18। ये इंटरसेक्शन होता है, समझ गए, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है पी ए इंटू पी बी इफ इंडिपेंडेंट। तो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, तो ये मैंने ऊपर से लिख दिया। ये 0.90 0.18 सोल्व करने पे आ गया 0.72। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन खुद भी कर लिया करो। फोर्थ पार्ट है नीदर ए नोर बी। प्रोबेबिलिटी नीदर ए नोर बी, राइट, कि ना तो मुझे ए चाहिए ना बी चाहिए, यानी कि ना तो मैं साइंस लेके पढ़ूंगा ना मैं कॉमर्स लेके पढ़ूंगा, तो दोनों के लिए मैंने मना कर दिया। तो मैं क्या लेके पढ़ूंगा, आर्ट लेके पढ़ूंगा। तो नीदर ए नोर बी, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस ए यूनियन बी। नोट ए यूनियन बी हो गया ना, अभी दोनों नीचे, तो ये 1 माइनस ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.72, जो आपके पास आएगा 0.28। ये भी अगर आप भूल जाओ तो वेन डायग्राम का सहारा ले सकते हो। ये वाला सेक्शन जो है ए यूनियन बी होता है, ये आपको नहीं चाहिए। तो जब आपको ये नहीं चाहिए तो ये बाहर वाला हिस्सा बच गया, ये चाहिए। इसके लिए आपको पूरी प्रोबेबिलिटी में से ये माइनस कर देना होता है, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चन हमने, चारों पार्ट हमने आपको अच्छे से समझा दिए। चैप्टर भी आसान है। इंडिपेंडेंट का मतलब है अलग अलग परफॉर्म होनी चाहिए, कि मैथ का पेपर आप अलग दिन देने जाएंगे, अकाउंट का पेपर अलग दिन देने जाएंगे, फिजिक्स का पेपर अलग दिन देने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस। एक डाई को 3 बार फेंका है तो सैंपल स्पेस ज्यादा हो जाएंगे। क्या कह रहा है ये, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। तो हमने एक डाई को 3 बार फेंका है, तो जो हमारे सैंपल स्पेस है 6 इंटू 6 इंटू 6 216 हो गए। तो जब हम एक डाई को 3 बार फेंक रहे, तो ये कह रहा है कि एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, कि जो ऑड नंबर है वो कम से कम एक बार आए। तो कम से कम एक बार आए, इसका मतलब ऑड नंबर एक बार आ सकता है 1 टाइम, या ऑड नंबर जो है 2 बार आ सकता है, या ऑड नंबर जो है 3 बार आ सकता है।
ओड नंबर 1 मतलब 1 टाइम्स, 2 मतलब 2 टाइम्स और 3 मतलब 3 टाइम्स। 1 टाइम मतलब जैसे हो गया 1 2 3, इसमें और एक डाई को हमने 3 बार फेंका लेकिन 1 एक ही बार आया। जब 2 नंबर की बात होती है तो ये हो गया 1 1 2 ऐसे, और जब 3 नंबर की बात होती है तो ये इस तरीके से आएगा। तो ये आपसे कह रहा है, अच्छा 2 तो ओड नंबर है नहीं, 5 लिख लीजिए, ठीक है भाई। तो अब आपसे कह रहा है कि जो ओड नंबर है वो कम से कम एक बार है, तो वो एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है और 3 बार भी आ सकता है। अब अगर सैंपल स्पेस बार का होता तो फटाफट हो जाता, राइट। तो अब इसमें डिफिकल्टी आती है, तो इसलिए क्या किया जाता है, ओड नंबर लेट, ये हमने ई मान लिया, सैंपल स्पेस एक डाई का ही लोगे, 1 2 3 4 5 6, ई हमने मान लिया गेटिंग ओड नंबर। अब आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर यहाँ पे 3 आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश निकालेंगे यानी कि वो भी 1/2, 1 में से माइनस कर दिए, तो ओड नंबर आए, ओड नंबर ना आए। अब ओड नंबर एक बार आए, ओड नंबर 2 बार आए, ओड नंबर 3 बार आए, तो ये आगे पीछे भी केस बनेंगे। तो आपके पास जो है इसमें 1e प्लस 2e और प्लस 3e, प्लस इसलिए हो गया क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है, ये डिनोट कर रहा है ओड नंबर को, एक बार ओड नंबर, 2 बार ओड नंबर, 3 नंबर। अब इस प्रोबेबिलिटी में थ्योरम होती है कि 0 से लेके जहां तक पॉसिबल है सबका टोटल 1 होता है, यानी कि वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 ओड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ओड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ओड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ओड। 3 से ज्यादा आप ले सकते हैं क्योंकि आपने 3 बार फेंक रखा है, तो इन सभी का जो टोटल है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। ये चीज आपको जो है 13.4 करोगे तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिलहाल टेम्परेरी आप याद कर सकते हो। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1e प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2e प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3e इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0e। जो 0e का मतलब है कि वो चीज ना आए, यानी कि ओड नंबर ना आए। अब हम यही यूज करने जा रहे हैं कि ओड नंबर ना आए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ओड नंबर ना आए, तो ओड नंबर पहली बार भी ना आए, एंड ओड नंबर दूसरी बार भी ना आए, एंड ओड नंबर तीसरी बार भी ना आए। तो प्रोबेबिलिटी ओड नंबर एटलीस्ट वंस, ये सीधा सीधा इसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस नोटी 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 3 बार। तो अगर आपको जो है डायरेक्ट करना है तो इस तरीके से कर सकते हो, समझना है तो ये समझने का तरीका है, नहीं समझ में आए तो 13.4 तक वेट करो, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये 1 माइनस में 1/, ये वाली प्रोबेबिलिटी लाइए, तो ये आपके पास हो जाएगा 7/8। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। डिफिकल्ट है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है रियल में 13.5 से बिलोंग करता है, मगर इन्होंने यहाँ दे दिया तो थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगेगा। तो एंड ओड नंबर एटलीस्ट 1, तो ओड नंबर एक बार आ सकता है, ओड नंबर 2 बार आ सकता है, ओड नंबर 3 बार आ सकता है। तो अब सब बार निकालने में लेंथी रहता है, इसलिए क्या करते हैं, पीछे की जो बच जाती है उसको माइनस कर देते हैं, तो पीछे बच जाता है 0, तो 1 माइनस में 0 ओड, यानी कि एक भी ओड ना आए। ओके चलिए